बच्चों, मैं रागिनी सिंह शिवव्रत सिंह चिल्ड्रन अकेडमी से आपकी हिंदी अध्यापिका आज की इस कक्षा में पुनः आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी वसंत भाग 1 से पाठ 17, जिसके शीर्षक का नाम है सांस सांस में बास। तो आज की इस कक्षा में हम पढ़ेंगे सांस सांस में बास। सबसे पहले बच्चों, पाठ का नाम हम लिखेंगे पाठ 17 सांस 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 में बास। जैसा कि बच्चों, पाठ सांस सांस में बास एक निबंध है जिसको लिखा है एलेक्स एम जॉर्ज ने। इस पाठ के लेखक का नाम एलेक्स एम जॉर्ज है और इसके अनुवादक शशि सबलोग जी हैं और इसकी साहित्य विधा निबंध है। तो लेखक का नाम एलेक्स एम जॉर्ज। अनुवादक हैं शशि सबलोग। पाठ की साहित्यिक विधा है साहित्यिक विधा है निबंध। बच्चों, जैसा कि पाठ का नाम है सांस सांस में बांस, तो इस पाठ में लेखक एलेक्स एम जॉर्ज ने बांस के विषय में बताया है। सांस सांस में बांस अर्थात भारत के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर बांस उतना ही ज़रूरी है जितना कि उनकी सांस। अर्थात जैसे वे सांस के बिना जीवित नहीं रह सकते, उसी तरह उनके लिए बांस भी होना उतना ही ज़रूरी है। बांस भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के 7 राज्यों में बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं और सबसे पहले हम जानेंगे उन 7 राज्यों के बारे में जहाँ पर बांस बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो वे 7 राज्य हैं नागालैंड, असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिज़ोरम और अरुणाचल। भारत के ऐसे 7 पूर्वी राज्य हैं जहाँ पर बांस बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जिसमें नागालैंड, इस पाठ में नागालैंड क्षेत्र के विषय में बताया गया है जहाँ पर बांस की उपयोगिता उन लोगों के लिए उतना ही ज़रूरी है जैसे कि जितना कि उनकी सांस। नागालैंड के कुछ समुदाय के जीविकोपार्जन का साधन बांस ही है और वे बांस से विभिन्न प्रकार के सामान बनाते हैं। तो आइए इस पाठ को शुरू करते हैं, इस पाठ को जानते हैं उसके सारांश के द्वारा। इस पाठ को
शुरू करने में सबसे पहले लेखक ने बताया है कि बाँस के जो सुंदर सुंदर सामान बनाए जाते हैं उसके डिज़ाइन आए कहाँ से। तो लेखक का कहना है कि एक बहुत बड़े जादूगर थे जिनका नाम चंगकी चंगल नवा था, जिन्होंने अपने जादू के अनेकों करतब दिखाए। जब वे मरने को हुए तो उन्होंने कहा कि मेरे मरने के बाद, मुझे दफनाए जाने के 6 दिनों के बाद अगर मेरे कब्र को खोदा जाएगा तो वहाँ पर कुछ नया पाओगे। जादूगर चंगकी चंगल नवा ने कहा कि 6 दिन के बाद जब मेरी कब्र खोदोगे तो कुछ नया पाओगे। ऐसा कहा जाता है, लेखक ने ऐसा कहा है कि जब जादूगर चंगकी चंगल नवा के कब्र को खोदा गया तो उसमें बाँस के द्वारा बनाए गए विभिन्न डिज़ाइन या नमूने मिले। लेखक का कहना है कि उन्हीं सब डिज़ाइनों के आधार पर आज तक बाँस की जो भी सामान तैयार किए जाते हैं सब उन्हीं के डिज़ाइन के आधार पर, नमूने के आधार पर बनाए जाते हैं। तो इस पाठ में भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र नागालैंड की बात की गई है कि वहाँ पर किस तरह बाँस के सामान बनाए जाते हैं या तैयार किए जाते हैं। लेखक का ऐसा मानना है कि जब से हाथ से बनी कलात्मक चीज़ें बनानी शुरू की गई तभी से ही बाँस के ये सारे सामान बनाए जाते हैं। समय के साथ इसमें परिवर्तन आया और बाँस के और कई तरह के सुंदर सुंदर सामान बनाए जाने लगे। ऐसा कहा जाता है कि बाँस की बुनाई का रिश्ता उस समय से शुरू है जब इंसान भोजन की तलाश करता था और उसको इकट्ठा करता था, तभी से इन बाँस के सामान बनाए जाते थे। बच्चों, आप लोग सिर्फ यह मत सोचिएगा कि बाँस से केवल टोकरियाँ ही बनाई जाती हैं, बल्कि बाँस की खपच्चियों से विभिन्न प्रकार के सामान बनाए जाते हैं। जैसे असम में आप लोगों ने देखा होगा जहाँ पे चाय के बागान होते हैं, चाय के बागानों के लिए जब चाय चुनने जाती हैं औरतें तो वे डलिया नुमा कुछ पीठ पे लिए रहती हैं और सर पे धूप से बचने के लिए टोपी भी लगाई रहती हैं। तो वे सब टोपियाँ और जो डलिया नुमा पीठ पर लिए रहती हैं वो सब बाँस से ही बनाया जाता है। आसाम में मछलियों को पकड़ने के लिए बाँस की खपच्चियों से एक जाल जकाई लगाया जाता है जो कि बाँस की खपच्चियों से ही बनता है और वह शंकु आकार का होता है। बाँस के सामान को बनाने के लिए सीखने में भी बहुत समय लगता है और उसके लिए बहुत मेहनत भी करनी पड़ती है। बाँस की खपच्चियों से ढेरों सारे सामान बनाए जा सकते हैं, जैसे टोपियाँ, टोकरी, चटाइयाँ, बर्तन, फर्नीचर, सजावटी सामान, जाल, बच्चों के खिलौने, मकान और पुल भी बाँस की सहायता से बनाए जाते हैं। उत्तर पूर्वी भारत में जुलाई से लेके अक्टूबर महीने तक बारिश होती है, तो इस समय वहाँ के लोग, वहाँ के समुदाय के लोग क्या करते हैं, बाँस को इकट्ठा करते हैं और पूरे बारिश भर, पूरे बरसात भर बाँस के सामान बनाते हैं जो कि उनके जीविकोपार्जन का साधन होता है। इस बारिश के समय में उन लोगों के पास और कोई काम नहीं रहता और वो लोग क्या करते हैं, इसी समय बाँस को इकट्ठा करते हैं और इस बाँस से अपना काम, इसी बाँस से अपना सारा सामान बनाते हैं। 1 से 3 साल तक की उम्र वाले बाँस जो होते हैं वो सब सामान, इन सब सामानों को बनाने में काम आते हैं। और जो बहुत पुराने होते हैं, जो बूढ़े बाँस यानी कि जो बहुत पुराने बाँस होते हैं वो काफ़ी
सख्त होते हैं और इनसे अगर कोई सामान बनाया जाए तो वो जल्दी टूट भी जाते हैं। इसलिए बाँस के सामान को बनाने के लिए 1 से 3 साल तक के बाँसों का उपयोग किया जाता है। इस पाठ में यह भी बताया गया है कि बाँस के सामान को बनाने लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना समय लगता है, किस तरह बाँस को पत्तों और उनकी गांठ से अलग किया जाता है। सामान के साइज के अनुसार, उसके नाप के अनुसार उसकी खपच्चियाँ बनाई जाती हैं। उन खपच्चियों से सामान को बनाने के बाद उनको रंगा भी जाता है और उस बाँस के सामान को रंगने के लिए गुड़हल तथा इमली की पत्तियों का प्रयोग किया जाता है। और काले रंग के लिए इन्हें आम की छाल में लपेटकर मिट्टी के नीचे दबा दिया जाता है। इसी से ये रंगीन जो वस्तुएं बाँस की मिलती हैं, जो हमें देखने में बहुत अच्छी लगती हैं, वे सब इतनी मेहनत के बाद बनकर तैयार होती हैं। तो बच्चों, इस पाठ में हमने बाँस की उपयोगिता के विषय में लेखक ने इस पाठ में यह तक कह डाला है कि बाँस का जो झुरमुट होता है वो हमें अमीर बना देता है। इससे मैं क्या करता हूँ, अपना घर बना सकता हूँ। इसके सामान के इस्तेमाल से मैं बर्तन और औजार भी बना सकता हूँ। यहाँ तक कि बाँस के सूख जाने पर उसको मैं ईंधन के रूप में इस्तेमाल करता हूँ। बाँस का कोयला जलाता हूँ, बाँस का अचार भी खाता हूँ। बाँस के पालने में मेरा बचपन भी गुजरा, अर्थात बाँस से पालना भी बनाया जाता है। हमारे पिछले ज़माने में, हमारे बीते हुए समय में लकड़ियों का पलना भी बनाया जाता था। यहाँ तक कि झूला भी बाँस की लकड़ियों से ही बनता था, जिसके बारे में आप लोग भी थोड़ा बहुत जानते ही होंगे। तो लेखक का कहना है कि बाँस के झूले में या पालने में पलकर मैं बड़ा भी हुआ हूँ और लेखक कह रहा है कि उसी पालने में मेरा बचपन भी गुजरा है। पत्नी भी मैंने बाँस की टोकरी के जरिए ही पाई है। अर्थात बच्चों, अभी आप लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन घर में अगर आप अपने बड़ों से पूछेंगे तो आप लोग भी यह जानेंगे कि शादी में भी बाँस की टोकरी का इस्तेमाल किया जाता है। शादी में ये भी एक ऐसा सामान है जिसका होना बहुत ज़रूरी है। और लेखक का कहना है कि अंत में बाँस पर ही लिटाकर हमें मरघट ले जाया जाता है, अर्थात मरने के बाद भी उस बाँस का प्रयोग होता है और उस पर लिटाकर हम मरघट भी जाते हैं। इस तरह बच्चों, आपने इस पाठ के जरिए जाना कि बाँस का हमारे जीवन में कितना बहुमूल्य उपयोग है। हमारे जीवन में बाँस का एक अमूल्य योगदान है। इस तरह बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये पाठ समझ में आएगा और इस पाठ को आप लोग जितनी बार पढ़ोगे उतने अच्छे से ये पाठ समझ आ जाएगा और बाँस की उपयोगिता के विषय में, बाँस से कैसे सामान बनाए जाते हैं, उसके विषय में आप लोग भी अच्छी तरह से जान जाओगे। इसके साथ ही बच्चों, अब हम जानेंगे पाठ में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ को। कठिन शब्दों के अर्थ को जानने से पहले हम जानते हैं पाठ के सारांश के बारे में। सबसे पहले हम पाठ के सारांश को लिखेंगे। पाठ का सारांश। पाठ का सारांश। सांस सांस में
सांस सांस में बाँस, सांस सांस में बाँस। लेख में प्राकृतिक संसाधनों के प्रयोग और इस्तेमाल के बारे में बताया गया है। इस लेख के माध्यम से माध्यम से हमें बाँस के उपयोग और उसके गुणों के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। पाठ के सारांश के बाद बच्चों हम जानेंगे पाठ में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ को। बच्चों हमने जाना सांस सांस में बाँस पाठ का सारांश। तो आइए बच्चों अब हम जानते हैं पाठ में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ को। कठिन शब्दों के अर्थ। कठिन शब्दों के अर्थ। शब्द अर्थ। पहला शब्द हम लेंगे कर्तव्य। कर्तव्य का अर्थ होता है करामात। बहुतायत का अर्थ होगा बहुत अधिक। तीसरा शब्द हम लेंगे चलन, जिसका अर्थ होता है रिवाज, और प्रचलन का अर्थ होता है, प्रचलन का भी अर्थ होता है चलन या रिवाज। अगला शब्द हम लेंगे तरकीब। जिसका अर्थ होता है उपाय। अब हम अगला शब्द लिखेंगे जिसका अर्थ जानेंगे।
अगला शब्द है शंकु। शंकु का अर्थ होगा खूंटी। दूसरा शब्द हम लेंगे पालना, जिसका अर्थ होता है झूला। इसके बाद हम शब्द लेंगे ईंधन। ईंधन का अर्थ होता है जलाने वाला, जलाने वाला सामान। अगला शब्द हम लेंगे मसलन। मसलन का अर्थ होगा उदाहरण के लिए, उदाहरण के लिए गठान। गठान शब्द का अर्थ होगा गांठ। इसके बाद हम बचे हुए शब्दों के अर्थ को जानेंगे। नया शब्द हम लेंगे हुनर। हुनर का अर्थ होगा कलाकारी, तर्जनी, तर्जनी अंगूठे के पास वाली उंगली। इसके बाद दौरान का अर्थ होगा दौरान, बीच में, बीच में। प्रक्रिया का अर्थ होगा तरीका। तो बच्चों, ये तो थे पाठ में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ। आज की कक्षा में हमने जाना पाठ 17 सांस सांस में बास, निबंध का सारांश और उसके कठिन शब्दों के अर्थ को। इस तरह बच्चों, आपको यह पाठ अच्छी तरह से समझ में आएगा और अगर कहीं भी आपको कोई परेशानी होती है तो आप लोग ज़रूर पूछोगे। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।